चलिए, इस बार आरएस प्रीलिम्स में एक नया आपके टॉपिक जुड़ा है, उसका ये नाम है, जिसको एक्ट हम बोल रहे हैं, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लिखा हुआ है। पूरा नाम इसका है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अद्यतन 2022। इस अधिनियम से एक तो तय है कि एक सवाल तो आएगा ही आएगा, इसलिए इसको डाला है। हमने पहले तो इसको सरसरी तौर पर देखा था जब ये सिलेबस में नहीं था कि भाई ऐसा कोई अधिनियम लाए हैं, अब जो पेपर लीक करवाएंगे उन पर नकेल कसी जाएगी, ये फला ढिमका ऐसा। इस एक्ट को आज जो हम देखने वाले हैं ये लाइन बाय लाइन देखेंगे, साथ में ये भी बताऊंगा कि इससे सवाल कैसे आ सकते हैं परीक्षा में। एक सवाल आप अभी से मान के चले, आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें एक पक्का आएगा, याद भी करवाऊंगा मैं कोई ट्रिक लगा के, और ओरिजिनल जो एक्ट है इससे हम इसको पूरा करने वाले हैं। क्लियर? अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको हम ऐसे समझ लेंगे, इस एक लाइन को, बाकी तो हम पूरा ओरिजिनल एक्ट से ही करने वाले हैं। ये कुछ फैक्ट है, 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। देखिए 2022 का एक्ट है, ये तो हमने एक्ट में देख रखा है, 2022 लिखा हुआ है। इसके लिए कोई खास आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्ट 22 का तो 22 में सारी चीजें हुई हैं। सारा अप्रैल का मामला है, तो ये अप्रैल भी आप याद रख लेंगे, जो चौथा मंथ होता है वो अप्रैल का होता है। ये डेट याद रखनी है, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 12 अप्रैल। एग्जामिनर बहुत गहराई में घुसकर लोग की तरह सवाल नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि जब यूआरओ की भर्ती थी उसमें जैसे नगर पालिका अधिनियम पूरा एक्ट है ओरिजिनल, उसको हमने डिकोड किया। आरएस मेंस के सिलेबस में हम डिकोड करते हैं कई सारे लॉज को, उसी तरीके से उसको डिकोड कर लेंगे, हमें एक अच्छी समझ आएगी कि सवाल यहाँ से आएगा और वही हमें करना है, पर हम पूरा एक्ट अच्छे से देख लेंगे। एक सवाल एग्जामिनर यहाँ से बना सकता है। ये लिखा हुआ गवर्नर असेंट, राज्यपाल की स्वीकृति मिली 5 तारीख को, जो गजट में नोटिफिकेशन आया वो आया 6 तारीख को, और ये लागू हुआ 12 तारीख को। अप्रैल 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 है तो 5 6 6 दूनी 12, हम इसको ऐसे याद करते चलेंगे कि ये जो बेसिकली अधिनियम है 5 6 और इसका जस्ट डबल कर देंगे 12, और इन सब में कॉमन 4 है ही, और सब में कॉमन 22 है ही। तो हमें इस बात का ध्यान होता है कि सबसे पहले अगर कोई लॉ बनता है तो उस पर गवर्नर असेंट राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं, तो पहला स्टेप राज्यपाल साइन करेंगे। कैसे याद करेंगे, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल वो 5 वर्ष वाला होता है, तो 5 तारीख को राज्यपाल ने साइन की। फिर अगले दिन सरकार के पास में आया तो सरकार एक कदम आगे है, उन्होंने गजट में प्रकाशित कर दिया 6 तारीख को, और 12 तारीख को इसको लागू कर दिया गया। तो सवाल स्टेटमेंट के रूप में आता है, तो आप इसको करेंगे 5 तारीख को राज्यपाल ने साइन करे, उसके अगले दिन गजट में आया, उसके जस्ट डबल में इसको लागू कर दिया। समझ में आ गई बात? ही अधिनियम का नाम क्या है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। यहां तक तो सवाल ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाएं। एक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल ये रहेगा कि इसमें कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। एक्ट कब का बताओ? 22 का। 22 को लिखते हैं, 22 लिखते हैं हम, 22 को लिखते हैं तब, बस काम हो जाएगा। 20 पकड़े और 2 पकड़े, 22। इसमें 20 तो है धाराएं, सेक्शन जिसको हम बोलेंगे, और 2 पकड़ेंगे तो 2 इसमें है अनुसूचियां। क्लियर? 20 sections and 2
शेड्यूल्स। तो 22 22 का है, 22 में 20 धारा, 2 अनुसूचियां, 5 की डेट, 6 की डेट, 12 की अप्रैल। अप्रैल फूल मनाते हैं, झूठ बोलने वाला मंथ। तो ये हमने जब RT पढ़ा तब भी बताया था कि इधर ऐसा कुछ झूठ नहीं है। राज्यपाल ने जो 5 साल वाले कार्यकाल वाले राज्यपाल थे उन्होंने 5 तारीख को साइन कर दिए, साइन करके भेजा तो अगले दिन सरकार के पास गया तो गैजेट में आ गया, आगे जस्ट डबल में, मतलब 12 अप्रैल को लागू कर देते हैं इसको। तो 12 अप्रैल को लागू हुआ, 6 तारीख को गैजेट में आया और 5 तारीख को गवर्नर ने इस पर साइन करे। 22 का 22 का एक्ट है, तो 20 और 2 हमने निकाल लेंगे। यहां तक ठीक है चीजें, पढ़ के बता देता हूं। चलो ये राजस्थान विशेषांक भाग 4 का ये और अनुमति दिनांक, राज्यपाल की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल 22 को प्राप्त हुई और सर्वसाधारण की सूचनार्थ इसको प्रकाशित कर दिया। राज्यपाल मोदी की अनुमति दिनांक 5 अप्रैल 2022 को। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, जिस दिन इसको राजपत्र में प्रकाशित किया, कब, 6 तारीख को, तो ये 2022 का जो, देखो हर साल अधिनियम की संख्या होती है, तो जो 2022 में चूंकि अप्रैल का महीना है उसमें आया तो ये 6वें नंबर का था। बहुत रेयर ही संभावना है वैसे पूछने पर, हम क्यों छोड़े कोई भी फैक्ट। देखिए 6 तारीख को गैजेट में आया, ये राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, वो 6वें नंबर का था। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये जो बेसिकली अधिनियम है कौन से नंबर का, 2022 का, ऐसे पूछता है एग्जामिनर। 6वें नंबर का है ये। कितनी तारीख को गैजेट में आया, 6 तारीख को, 6वें नंबर का है, 6 तारीख को आया। 5 साल के कार्यकाल वाले राज्यपाल ने 5 तारीख को सिग्नेचर कर दिए, 6वें का जस्ट डबल बार हुआ, लागू हो गया। अप्रैल की बात है। 20 सेक्शंस 2 शेड्यूल हो गया। थोड़ा इसके बैक में जाए, यहां तो नहीं लिखा हुआ, असल में ये कोई नया एक्ट नहीं है। नया मतलब हाँ परीक्षाओं के लिए नया है। एक 1992 की बात है, थोड़ा सा याद रह जाए, क्योंकि पूरा एक्ट पढ़ के गए और पता चला, दोस्त ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा जो कॉलेज में हमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होती हैं और उसमें हम चिट लेके चले जाएं तो क्या यही एक्ट लगेगा क्या, नहीं वहां ये एक्ट नहीं लग रहा ऐसा करके। 1992 में भी एक एक्ट बना रखा है, वो चीटिंग रोकथाम वाला एक्ट। बाकी तो एक्ट पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आ ही जाएगा। तो एग्जामिनर बहुत सतही सवाल पूछे 2022 से पहले क्या कोई एक्ट ऐसा था कि हाँ साहब 1992 का था। तो वो ऐसे उसके जो लॉज थे वो बहुत स्ट्रिंजेंट, कठोर नहीं था, वो नॉर्मल सा था, डिबार कर देंगे ये वो छोटा मोटा सा करके, इसलिए बहुत कठोर किया। और इसमें हम आगे देखेंगे 2023 में धारा से 10 को, सेक्शन 10 को संशोधित भी किया, बहुत कठोर हो गया, भी समझ में आएगा अपने। तो बहरहाल 1992 में एक एक्ट था जो कि सामान्य जो कॉलेज वगैरह की एग्जाम्स या फिर RPSC वाली एग्जाम्स, जो बहुत हल्का कानून था उसको बहुत भारी बनाया 2022 में। 20 धाराएं रखी हैं अलग अलग, परिभाषाएं अलग से लिखी गई हैं, परीक्षा कौन लेगा, परीक्षक कौन होगा, परिभाषाएं दी गई हैं, प्रॉपर्टी कैसे अटैच की जाएगी, कोर्ट्स कैसे बनाए जाएंगे, मतलब पूरी प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, कितना जुर्माना होगा, ये सारा हर एक फैक्ट हम समझते चलेंगे। इसके लिए एक्ट बनाया गया है। अभी तक हम जितने सारे एक्ट पढ़ेंगे, धाराएं भी इसके साथ में याद करवा दूंगा, अभी तक हम जितने एक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, लगभग काश्तकारी वाले एक्ट को छोड़कर लगभग जो शेड्यूल सेक्शन फर्स्ट होता है वो ये 2 नाम बताता है, लगभग 3 नाम। इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रसार क्या होगा और प्रारंभ क्या होगा। हर एक्ट में ये लिखा होता है, चाहे कोई सा भी एक्ट हो, संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। ये कह रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सिलेबस में लिखा हुआ वही नाम है। प्रसार कहाँ पे, चूंकि राजस्थान का एक्ट है तो संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रसार है, वो दे देगा TSP क्षेत्रों को छोड़कर, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर नहीं, पूरे राजस्थान में। और प्रारंभ, किसी भी एक्ट का प्रारंभ उस दिन हो ही जाता है, ऐसा गजट में प्रकाशित हो जाता है, तो ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार कोमा
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो 12 तारीख को ही लागू किया, 12 अप्रैल को। राजपत्र में आए 6 तारीख को, और गवर्नर ने साइन कब किए? 5 तारीख को। तो इसमें धारा 1 तो आपके याद हो गई, 1 में तो कुछ भी नहीं है, हम इसको समराइज भी करते चलते हैं। सेक्शन फर्स्ट धारा 1 अच्छे से याद होगी। 1 में नाम ही 3 है। पहला क्या नाम लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या? शो टाइटल, शो टाइटल। फिर इसका एक्ट इन फोर्स और कमिशमेंट, कमिशमेंट कब से होगा और इस कहाँ तक इसका प्रसार होगा, एक्सपेंशन कहाँ तक होगा। तो शॉर्ट नाम वही है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। कब से शुरू होगा? जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको गैजेट राजपत्र में इसको प्रकाशित कर दे। डेट आपको समझ में आ गई। कहां तक होगा? संपूर्ण राजस्थान में। तो यहां से कोई सवाल आए आप ठीक करेंगे। चलिए अब चलते हैं 2 में। देखिए लगभग, लगभग इसलिए बोल रहा हूं काश्तकारी अधिनियम में कुछ धाराएं, कुछ परिभाषाएं 5 में लिखी हुई सेक्शन में, पर बाकी 99% जो आप पढ़ेंगे सारे एक्ट, उसमें जो सेक्शन 2 होता है वो परिभाषाओं का होता है। 2 धाराएं तो अपने आप याद हो गई। पहले में प्रारंभ पैसे ही है और दूसरे में परिभाषाएं। अब परिभाषाएं इसमें टोटल 7 परिभाषाएं लिखी हुई हैं, 7। इंग्लिश में ये A to F तक है, ठीक है। 1 में 2 है इसलिए। अब इनको हम देखो सीखते चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। परिभाषाएं, पहले आप इसको देखते हैं इसमें कितनी परिभाषाएं लिखी हुई। पहले में लिखा हुआ है सार्वजनिक परीक्षा, दूसरे में लिखा हुआ है परीक्षा का प्राधिकारी कौन होगा, तीसरे में परीक्षा केंद्र की परिभाषा लिखी गई है, हमसे जुड़ी हुई चीजें। चौथे में परीक्षार्थी के बारे में लिखा हुआ कि एग्जाम कौन देगा, परीक्षार्थी किसको बोलेंगे। 5वें में सार्वजनिक परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है। फिर अनुचित साधन क्या होते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जी में क्या लिखा हुआ है कि इसमें प्रयुक्त किए गए, परिभाषित नहीं किए गए, पर जो पिनल कोड में कंप्लीट होते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा बोल के चलूं कि टोटल इसमें जो परिभाषाएं लिखी हुई 7 लिखी हुई हैं। कैसे हम शुरू करेंगे और 6 तक यहाँ पे हम इसको रोकेंगे। ये कभी याद अगर आपके आ रहा तो जो हम मूल अधिकार पढ़ते हैं उसमें अनुच्छेद जब 19 पढ़ते हैं वहां पे 19(1) में कैसे लगा के, और पहले 6 यहां तक था, 6 तक, फिर उसको संपत्ति वाले को हटा दिया ऐसा किए कि अब 6 रख दिया। पहले ये भी 7 ही थे, तो आर्टिकल 19(1) में भी 7 ही वो चीजें मेंशन की गई थी। यहां भी टोटल 7 ही डेफिनेशंस हैं। कौन कौन सी 7 है अभी याद हो जाएंगी। एग्जामिनर बहुत माइन्यूर जाके सवाल बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि उनको भी नहीं आ रहा है। इसके लिए किसी लॉ एक्सपर्ट को तो बुलाएंगे नहीं, वो सामान्य क्वेश्चन बनाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक परीक्षा। क्वेश्चन आ जाएगी सार्वजनिक परीक्षा की परिभाषा कहां पे लिखी गई है। हमें पता ही है कि 2 में लिखी गई सारी परिभाषाएं। अब क्या कहता है, इससे क्या अभिप्रेत है। इसमें सम्मिलित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, OMR सीट और परिणाम पत्रों की तैयारी करना, उनका मुद्रण करना, उनका पर्यवेक्षण करना, कोडिंग करना, प्रक्रिया भंडारण, उनका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, उनका वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले, तैयारी से लेके और फाइनल रिजल्ट तक की जो पूरी प्रक्रिया आती है। परिवहन क्यों रखा, वो रीट की भर्ती में ट्रक पलट गया, वो ट्रक पलटने वाला भी घटना देखो परिवहन भी यहाँ पे लिया गया है। थाने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पुलिस कस्टडी में आते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो कई बार आप क्या गलती करेंगे कि सार्वजनिक परीक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। इस परिवहन को आप काट सकते हैं, इस संग्रहण को काट सकते हैं, बाकी तो हम करेंगे। परीक्षा में मूल्यांकन भी आता है, परिणाम की घोषणा भी आती है, वितरण डिस्ट्रीब्यूट करना पेपर को,
कोडिंग, ये कोडिंग भी नहीं भूलना अपने को कि कैसे पेपर पर कोडिंग की जाती है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हो जाते हैं, मुद्रण, प्रश्न पत्र का तैयारी करना, ओएमआर सीट, सारा सब कुछ इसमें आएगा। तो बहुत अगर बहुत डिटेल से पूछ ले, हालांकि ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, पर कई बार क्या वो खार खाए होते हैं एग्जामिनर, और वो जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे, क्योंकि एक्ट सेम ओरिजिनली पहली बार हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं इसको, शायद अभी तक मुझे दिखा नहीं यूट्यूब पे किसी ने करवाया है। तो एग्जामिनर जैसे ही इस एक्ट को सर्च करता है, कोई क्लास उसको मिलती है, उसको देख लेता है और वो फिर खार खा लेता है कि अब मैं इसे अलग पूछूंगा, पर हम अलग छोड़ेंगे नहीं, सारा ले लेते हैं। तो क्या क्या आएगा देखिए, पहले तो प्रश्न पत्र हो गया, और उत्तर पत्रक वही जिसमें आप उत्तर लिखते हैं, या ओ मार्कशीट, या तो आज RS मेंस की कॉपी में जो कॉपी होती है वो, या यहाँ पे ओ मार्कशीट, यहां तक तो आ गया। अब जो परिणाम पत्रक है उनकी तैयारी कर देना, उनकी प्रिंटिंग करवा देना, फिर एग्जाम में ड्यूटी लगेगी तो जो परीक्षक होगा या अन्य पर्यवेक्षण प्रक्रिया, कोडिंग कैसे करते हैं पेपर की, ये पूरा प्रोसीजर क्या है भर्ती का, भंडार करते हैं पेपर का एक जगह पे, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वितरण करेंगे जहां पे आपको बांटने हैं क्वेश्चन पेपर, संग्रहण, मूल्यांकन होगा, फिर परिणाम होगा। ये सारा किस में आएगा, ये सार्वजनिक परीक्षा में आएगा। अगर सवाल आता है यहाँ से, अब गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, वो देगा कि सार्वजनिक परीक्षा में क्या शामिल है, सब कुछ शामिल है, परिवहन भी शामिल है, कोडिंग। मैंने 2 पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया था कि क्या पता आप इनको काट दो, यार परिवहन नहीं होगा, शायद होगा, और आप एक इसको काट सकते हो यार कोडिंग का तो क्या मतलब है मतलब यहाँ पे बस। अब आते हैं परीक्षा प्राधिकारी, ये अथॉरिटी कौन है परीक्षा प्राधिकारी, तो इन्होंने ये कहा है, देखिए इसमें 10 तो परीक्षाओं के नाम और 10 प्राधिकारी लिखे हुए भी आएंगे, वो 2 अनुसूची इसी से संबंधित है। तो यहां पे लिखा हुआ परीक्षा प्राधिकारी 2 खेमे, अनुसूची जो फर्स्ट है उसमें जिनका नाम लिखा हुआ वो ही आएंगे। अब एक बार के लिए थोड़ा आगे चले, देखिए अनुसूची फर्स्ट क्या कहती है, सबसे लास्ट में, बहुत छोटा एक्ट है, हमने तो यहाँ 500 पेज के एक्ट याद करें, तो ये तो बहुत छोटा एक्ट है। अनुसूची फर्स्ट ये रही, सवाल है कौन सी धारा से जुड़ी है, धारा 2 ख से जुड़ी हुई है, उसमें इन 10 के नाम लिखे हुए हैं, ये 10 प्राधिकारी कौन होंगे, RPSC होगा या उच्च न्यायालय हो सकता है, अपना कर्मचारी चयन बोर्ड हो सकता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकरण या भर्ती समिति, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय भी इसी में आ जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाएगा, राजस्थान पुलिस की भर्ती इसी में, राज्य सरकार के कोई पब्लिक सेक्टर, जैसे कोई भी पब्लिक सेक्टर है, जैसे मान लो BSNL एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, या अन्य कोई PSUs कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अधीन काम करती है, वो भी आ जाएगा। कोई सोसाइटी है, निगम है, जैसे ये डेयरी फेडरेशन वाले करवाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कोई भर्तियाँ होती हैं, या कोई अन्य निकाय हो गया, स्थानीय निकाय, जिला परिषदों में आदि में कुछ वैकेंसीज आती हैं, या विद्युत बोर्डों में कोई भर्ती आती है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकारी, इसका मतलब कोई भी और भी आ सकता है। ये 10 को किस में शामिल किया गया है, ये प्राधिकारी में शामिल किया गया है, जो कि अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ है एक बार किसी दूसरी परीक्षा में कि फलाधारा का संबंध कौन सी अनुसूची से है, या अनुसूची फर्स्ट का संबंध कौन सी धारा से है, तो आपको पता धारा 2 है ये, जिसमें 10 के नाम लिखे हुए हैं। तो ये अपना हो जाएगा। इनको बोलेंगे परीक्षा प्राधिकारी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी है ये प्राधिकारी, खेम में खाने वाले नहीं है प्राधिकारी, 10 है। परीक्षा केंद्र क्या होगा, देखो ये गै में परीक्षा केंद्र, गै से गया, गै में गया, गया कहाँ पे, परीक्षा केंद्र पर गया, तो परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र देखो बहुत इंटरेस्टिंग, किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग, देखो संस्था का कोई भाग भी हो सकता है, कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है,
और उसमें संलग्न संपूर्ण परिसर इसमें सम्मिलित है। परीक्षा केंद्र का मतलब जैसे ये पूरा उसका परिसर है, अहाता है। यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है तो ये बिल्डिंग ही परीक्षा केंद्र नहीं है, इसका पूरा संलग्न एरिया अटैच जो पूरा क्षेत्र है ये परीक्षा केंद्र होता है। तभी हम जब बाहर बैठते हैं, धारा 7 में आएगा, परीक्षा केंद्र के बाहर मतलब बहुत दूर बैठना पड़ता है अपने को। कहते हैं कि इस दायरे के 150 मीटर तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये पूरा प्रीमाइस जो है परिसर है ये परीक्षा केंद्र कहलाता है। तो इन्होंने ये तो कुछ खास नहीं, बस ये मिला दे तो मिला देना कि हाँ गै में परीक्षा केंद्र है, गै कहाँ पे गया, परीक्षा केंद्र पर गया। प्राधिकारी ख में भाई कुछ खाना वाना नहीं है, अच्छे से परीक्षा करवानी है 10 में। और परीक्षा का संचालन हमेशा कै में आता है। शुरुआत कहाँ से होती है, करो शुरुआत परीक्षा की, तो परीक्षा का संचालन कै में, ख में प्राधिकारी, गै में परीक्षा केंद्र तक गया। 3 तो आपकी याद हो गई। परीक्षार्थी जिसको परीक्षा में ठीक ठीक कुछ आ रहा होता है वो तो कर लेता है भाई, वरना वो घड़ी की तरफ देखता रहता तो घे से घड़ी होता है। जब हम पढ़ते थे क ख गण, तो परीक्षार्थी कहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी घड़ी अभी आई नहीं, परीक्षार्थी की आएगी तब सब उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो घे से घड़ी, घड़ी में परीक्षार्थी है ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी, प्राधिकारी कहाँ पे लिखा हुआ बताओ, ख में। कौन सी शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट। और कितने प्राधिकारियों के, इसके आगे 0 लगा दो, 10 का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वारा अनुमति दे दी गई हो। भाई परीक्षा देने के लिए जैसे आरपीएससी ने एक कैंडिडेट को अनुमति दे दी, वो परीक्षार्थी कहलाता है। अभिप्रेत है, ये अभिप्रेत कानूनी वर्ड है, इसका मतलब इसका आशय ये है, इसका मतलब ये। अच्छा, इसमें उसके निमित्त श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित है। ऐसा आप समझ लें कि जैसे मान लो कोई एक ब्लाइंड कैंडिडेट है, वो अपना एक श्रुत लेखक आरपीएससी को या बोर्ड को लिख कर देता है कि सर मुझे, मैं तो लिख नहीं सकता वहाँ पे ऐसा। या फिर आरएस मेंस में कई बार होता है, यूपीएससी में ऐसा होता है ना, हमारे पास भी कई बार कॉल आते हैं कि सर ऐसा कोई बच्चा अवेलेबल हो जाएगा क्या जो मेरा श्रुत लेखक का काम कर ले। उसमें क्राइटेरिया निर्धारित होते हैं कि आप जिस परीक्षा दे रहे हैं वो डिग्री आपके पास में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप आरएस, कोई ब्लाइंड कैंडिडेट है और वो आरएस मेंस लिखना चाह रहा है, प्री क्लियर हो गया, मेंस लिखेगा, मेंस वो खुद लिख नहीं सकता, तो अगर लिखेगा नहीं तो वो कोई एक अपना असिस्टेंट साथ लेकर आएगा। अब उस असिस्टेंट की डिटेल आपको पहले आरपीएससी में देनी पड़ती है कि सर मेरा ये आदमी है जो मेरी, मैं बोलूंगा ये लिखेगा, पर शर्त उसकी ये, ऐसा नहीं कि आप किसी बहुत क्वालिफाइड को ले आओ। आरएस में ग्रेजुएशन चाहिए, तो वो लड़का ग्रेजुएट किया हुआ नहीं होना चाहिए, पहली बात तो यही इसकी कंडीशन होती है। मतलब वो उस एग्जाम को देने के लिए योग्य नहीं होना चाहिए, उसको आप श्रुत लेखक बोलते हो, जो सुनेगा और आपका लिखेगा, क्योंकि आप ब्लाइंड है इसलिए। या कोई और बच्चे जो मान लो लिख नहीं सकते, कैसा भी जो भी ऐसा, तो ये वाला परीक्षार्थी कहलाता है, घे में घड़ी में। अब देखो ये, इसको अंग भी बोलते हैं, अड़ भी बोलते हैं। यहां पे परीक्षा, और हम ऐसा बोलते थे कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और अड़ से खाली। तो परीक्षा अपने लिए सही में खाली है, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ए बी सी डी, डी नंबर पे परीक्षा है, चौथे नंबर पर। अभी याद करो, 1 मिनट में आप मिलान कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि 6 है मिलान करवाने वाला। अच्छा सवाल बन सकता है। सार्वजनिक परीक्षा जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे वही परीक्षा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आते हैं, तो सार्वजनिक परीक्षा में चौथा ऑप्शन आ रहा है। अब ये परीक्षा अनुसूची जो 2 है उसमें उन परीक्षाओं के नाम लिखे हुए हैं, देखो पढ़ते हैं। सार्वजनिक परीक्षा से स्वायत्त निकाय, प्राधिकारी, बोर्ड आदि राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन, अनुसूची 2 में जो लिखा हुआ वही परीक्षा। अब आ जाओ अनुसूची 2 की तरफ एक बार, ये दोनों अनुसूची याद होगी। इसमें परीक्षा के लिए लिखा हुआ जो ऊपर 10 बोर्ड थे ना, अब यही आरपीएससी की कोई परीक्षा, हाईकोर्ट की कोई परीक्षा, कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा, जो हमने 10 ऊपर देखे, ये तो हो गए प्राधिकारी। और प्राधिकारी हैं तो ये परीक्षा तो लेंगे ही, ये परीक्षा का नाम हो गया, सेम ही हो गया। आरपीएससी प्राधिकारी भी है और आरपीएससी की परीक्षा भी है। ये ख में लिखा हुआ है, 2 में, ख का मतलब
क को एक माने तो ख को दो मान लेते हैं, तो ख में तो लिखा हुआ इनका नाम और डी में लिखा हुआ परीक्षा का नाम हो गया। अब आते हैं आगे, तो ये दोनों अनुसूची भी याद हो गई, तो अभी आपका अनुसूची का काम भी हो गया। शेड्यूल फर्स्ट जो है वो तो है प्राधिकारी, लिखता हूं पहले प्राधिकारी आएगा, प्राधिकारी एक ही होता है, और अनुसूची दो में है तो दो, क्या दो, कोई घर वाले कहते रहे दो यार क्या दो, आप बोलेंगे परीक्षा दो, तो परीक्षा का अनुसूची दो में लिखा हुआ, ये मिलान करवा लेगा। और हार्ड बना ले तो बना लो, अनुसूची एक का संबंध धारा दो, बताओ अब कैसे, और इस अनुसूची दो का संबंध धारा दो घैसे है। घूम गई ना घड़ी आपकी, चलते आगे। तो दोनों अनुसूची क्लियर हो गई, अब फटाफट धाराएं कर लेंगे बस। तो परीक्षा हो गई। अब देखो अब अनुचित साधन, ये इंपॉर्टेंट है, बस यहीं से चोरी होती है परीक्षा में। तो च से अनुचित में च आ रहा है, तो अनुचित साधन च में लिखा हुआ है, अभी मिलान कर देंगे, आप खुद भी कर देंगे। अब क्या है देखो, अनुचित साधन दो लोग प्रयोग कर सकते हैं, एक और दो। पहला कौन कर सकता है, पहला वो कर सकता है जो परीक्षार्थी हो, कि वो क्या क्या ला सकता है, जैसे कोई चिट वगैरह ले आया, हाथ पर लिख के ले आया, कोई ब्लूटूथ कान में लगा लिया, तो एक तो वो आ जाएगा। और एक है कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति का मतलब जो परीक्षा करवा रहा है, पेपर सेट कर रहा है, आरपीएससी का कोई अधिकारी है। तो ये दोनों कैसे अनुचित साधन यूज कर सकते हैं, सजा दोनों की है, आगे 10 में देखेंगे, धारा 10 में सजा। तो इसमें और इसमें दोनों में सजा के बारे में मतलब यहां पे परिभाषा लिखी हुई कि अनुचित साधन क्या होते हैं, 10 में इसकी सजा लिख दी। अब देखते क्या है, तो च में अनुचित साधन, किसी परीक्षार्थी के संबंध में सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में किसी भी लिखित ले लिया तो कोई सामग्री, अभिलिखित ले ले, कोई रिकॉर्डेड करवा ले, कोई प्रतिलिपि ले ले, या कोई प्रिंटेड कंटेंट ले आए, या कोई भी अनऑथराइज आप अपराधिक सहायता, कोई मौखिकी ले ले, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले आए, कोई यांत्रिक उपकरण ले आए, कोई अन्य गैजेट ले आए, गैजेट का मतलब जैसे कोई स्मार्ट वॉच वगैरह ले आए, ये तो है परीक्षार्थी, ये कोई सा भी काम नहीं करेगा। ये हमारे क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा हुआ है, या फिर हम जब एडमिट कार्ड निकलवाते हैं उस पर भी लिखा होता है। अच्छा, किसी व्यक्ति के संबंध में क्या होगा, इसको पढ़ते हैं। अब व्यक्ति का मतलब ये परीक्षार्थी नहीं है, ये कोई व्यक्ति है। देखिए, प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण, उसकी कोई फोटोकॉपी, प्रकटन का प्रयास करना, प्रकटन का षड्यंत्र। देखो लो में बच जाता आदमी, मैंने कहा सर मैंने प्रकटन किया ही नहीं, अरे आपने प्रकटन का प्रयास ही किया, वो ही पर्याप्त है। गलत किया आपने, पेपर को आप सोच रहे थे कि इसकी फोटोकॉपी करवा दूं मैं पहले ही, परीक्षार्थी के पास पहुंचने से पहले ही। या प्रश्न पत्र को अनऑथराइज तरीके से उपात करना, प्राप्त करना, तो सर मैंने प्राप्त किया ही नहीं, आपने प्रयास तो किया ना, प्रयास करना। या कब्जे में ले लेना, या कब्जे में लेने का प्रयास करना, छीन लिया, कब्जे में ले लिया क्वेश्चन पेपर को। अगला, अपराधिकृत तिथि से प्रश्न पत्र हल करना। देखिए ये पेपर सोल्वर जो होते हैं, कई लाखों रुपए देते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के अच्छी अच्छी परीक्षाओं में, कि आप बस बैठे रहिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहीं दूर बैठे, हमें मतलब नहीं, हमारे पास है मत आओ, हम फोन कान के लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन बोलेंगे, आप उसको फटाफट सोल्व करना। जितना फास्ट सोल्व करोगे उतना ही अमाउंट बढ़ता जाएगा। हल करना, या हल करने का प्रयास किया, हल हो नहीं पाया, प्रयास तो किया तो भी गलत है। या प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मांगना। देखिए सारे फंस गए, सोल्व करने वाला भी, सहायता करने वाला भी, सहायता मांगने वाला भी, और इवन इसके लिए प्रयास करने वाला भी। और सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की अपराधिकृत तिथि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये सारा आ गया इसमें, कोई भी मदद करे, ये होता है कोई भी व्यक्ति। तो ऊपर तो परीक्षार्थी आ गया, वो खुद नकल करे, नकल की सामग्री लेकर आए,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करके ले आए, कोई प्रिंटेड मटेरियल ले आए, हाथ से लिखा हुआ ले आए, कैसे भी ले आए, और यहां पे कोई क्वेश्चन पेपर लीक करना ही नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ शामिल है। इसमें सोल्वर भी शामिल है, सहायता मांगने वाला, कि सर मैंने पेपर आरपीएससी से लीक करवा लिया, मेरे पास पेपर है, अब मैं किसी अन्य से सहायता मांग रहा हूँ, अन्य से सोल्व करवा रहा हूँ, वो सोल्वर भी फंस रहा है, मैं भी खुद भी फंस रहा हूँ, इवन परीक्षार्थी ऊपर फंस ही रहा। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर लिख दिया कि वो अन्य किसी भी तरीके से पेपर को ले रहा है, तो सारे आगे इसके लपेटे में। स्पष्टीकरण और दिया इन्होंने, किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है और अन्य तो है ही है। अंतिम 6 वाली, 6 का मतलब ये 6, इसमें प्रयुक्त किए गए और परिभाषित नहीं किए गए किंतु, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, कि यहां कई बार ऐसा होता है कि लो बनाने में, लिखने में कुछ चीजें छूट जाती हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी कोई खुराफात याद आ रही होगी, सर ये तरीका भी तो हो सकता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई तरीका जो ऊपर मेंशन नहीं है, हम भूल गए लिखना। तो भारतीय दंड संहिता, हालांकि बीएनएस हम अलग से पढ़ेंगे, अब ये 1860 इंडियन पीनल कोड जो है का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में संदेशित किए गए। इंडियन पीनल कोड चूंकि ऑफेंस के लिए डिफाइन किया गया है, तो इसमें जो चीज यहां ऊपर शामिल नहीं की गई है, भूल गए, तो वहां जो अपराध कारित करने के लिए जो दंड के प्रावधान है पीनल कोड में जो परिभाषित किया गया है, वो सारा इसमें शामिल किया गया है। यहां तक बात ठीक है। अब हम एक बार देखते हैं इन परिभाषा। ये धारा 1 समझ में आ गई। यहां धारा 2 लिखते हैं। धारा 2, धारा 2 में क है, ख, फिर ग, घ, फिर ये अड़, फिर ये च और ये छ। ये इतने ही तो लिखे हुए हैं, को, खो, गो, घो, ड, च, छ। शायद मिलान कर सकते हो, मैं रेंडम पूछता हूं। मुझे तो परीक्षार्थी कहां बताया था आपको? देखो मैंने कहा कि घड़ी घूमेगी, तो घ से घड़ी, यहां परीक्षार्थी है। अनुचित साधन बताओ, बोले च में अनुचित साधन बताया। 6 से छत्ता होता है, जो कुछ बच गया वो सारे छत्ते के नीचे आ जाएगा, तो इसमें अन्य लिखा हुआ है। अड़े में क्या लिखा हुआ है बताओ, याद आ रहा है? मैंने कहा कि 1 2 3 4, घ से घड़ी घूम गई, ये 4 को हमने अड़े को 4 कर लिया था, तो ये चारों ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे परीक्षा के। ग में क्या था बताओ? परीक्षा केंद्र की बात थी। ख में प्राधिकारी था, और क में क्या था? क जहां से शुरुआत होती है परीक्षा की। अनुसूची और बताएं दो। इसमें प्राधिकारी के बारे में बात है, तो ये तो आएगा अनुसूची 1 में। और यहां पे परीक्षा के बारे में, और ये आएगा अनुसूची 2 की बात है। ये एक शायद मैंने अड़े को 4 समझ लिया, ABCD 4, ये 5वां ऑप्शन है, और वो आपको पता 5 ऑप्शन भरने पड़ते हैं परीक्षा में, तो ये ई है, ये 5वां गोला भरना आपको परीक्षा में। अब कैसे भी कर लो, ट्रिक तो और लगा लेंगे कोई भी, जैसे क में परीक्षा है, ख में प्राधिकारी है, ग में परीक्षा केंद्र है, और परीक्षा केंद्र में भी आपको बताया हुआ है सारा परिसर आएगा, एग्जाम सेंटर। घ में घड़ी, ये परीक्षार्थी है जो परीक्षा देगा, जैसे विद्यार्थी के बाद में परीक्षार्थी, ये परीक्षा है का संचालन, परीक्षा। एक मिनट, सार्वजनिक परीक्षा, यस यस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ई में अड़े,
देखिए, एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो तो हम उसको इंग्लिश में, हिंदी, ये देखो, ये है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का संचालन, और ये केवल अड़े में परीक्षा है, याद रह जाएगा ना। च में अनुचित साधन, और 6 में, 6 से छाता अन्य जो आईपीसी में आ रहे हैं। ये हो गया बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ धारा 3 में, धाराएं भी साथ में याद हो जाएंगी आपके, चिंता नहीं है। तो इससे हम अगले पेज पे मूव करेंगे। धारा 3, तो धारा 1 में क्या था, 3 नाम थे। सो टाइटल क्या है, कमिशमेंट क्या है, और कहाँ कहाँ पर ये लागू रहेगा। धारा 2 में, टोटल 7 परिभाषाएं हमने देख ली, एक कैसे लगा के, और लास्ट में 6 तक। अब है धारा 3। देखिए, आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और लगता है कि सारी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। तो आरएस प्री और मेंस का, हिंदी को, इंग्लिश को, छोटे सब्जेक्ट को, प्रीलिम्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने करवाया है और इवन करवा भी रहे हैं। तो वैसे तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है इंडियन एजुकेटर। यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे सर्च कर लेंगे, और ये वाले नंबर हैं जो मैं इधर कहीं लिख देता हूँ। आप कोई पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्री और मेंस के बैच के रिगार्डिंग, या कोई अन्य भी आप इस पर बात कर सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा, इसको दिखाने का कोई खास तुक नहीं है। जिसको जरूरत होगी वो हमें ढूंढ कर आ जाएगा हमारे पास में, है ना। यस, 3, धारा 3। अब इनको भी याद करना, हम सारे याद कर लेंगे क्योंकि 20 ही तो है। जब 344 याद कर लिए, 400 धाराएं याद कर ली, तो ये तो बहुत छोटी सी, 20 तो लगता ही नहीं है, 20 तो एक सेक्शन का मामला है। अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध, अनुचित साधन 3 में लिखा हुआ कि अनुचित साधन का उपयोग का रोकथाम है, कि अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा। अब आपको लगे ऐसा क्यों लिख दिया, लिख दिया इन्होंने, यहाँ अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो, तो 3 को, वैसे भी 3 सीधा साधा है, 3 को यहां से पकड़ते हैं, इस ऊ को अनुचित बना देते हैं, ऐसे अनुचित साधन। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मीन्स अनुचित साधन की प्रयोग नहीं करेंगे, कि ठीक है नहीं करेंगे, हम बता दिया। 4 में आते हैं, देखो 4, 5 और 6, देखो इनको याद करते हैं पहले सेक्शन को, ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। अब लेते धारा 4 पे, फिर धारा 5 पे, फिर धारा 6 पे। देखिए धारा 4, धारा 5 और धारा 6 थोड़ा याद करना है। 3 तो याद करवा ही दिया कि अनुचित साधनों की बात कराए। अब 4 और 5 देखो, 4 में है प्रश्न पत्र, तो ये तो 4 से 4 मिला लेंगे। देखो प्रश्न को ऐसे लिखते हैं, प्रश्न पत्र, ये पेपर है। मजा आ जाता है कि 6 से जुड़ा होता, पर बीच में 5 फंस गया, ये एग्जामिनर आ गया बीच में, ऐसा मान लो। और 6 में ओ मार्क सीट है, OMR सीट। 4 में क्वेश्चन पेपर, 5 में कोई व्यक्ति आदि जो लगा हुआ है, और 6 में OMR सीट। तो पहले क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर बीच में एग्जामिनर आ गया, फिर OMR सीट आ गई, तो 6 तक याद हो गए। अभी 20 पर पहुंच जाएंगे। चलिए, अब 4 में लिखा हुआ है, वो बात वापस रिपीट है, प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। सेम बात है, क्वेश्चन नहीं बनेगा।
क्वेश्चन अब डायरेक्ट 10 से बनेगा केवल। सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रश्न पत्र को खोलने का और उनका वितरण करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति नियत समय से पूर्व निम्नलिखित नहीं करेगा। तभी वो सिग्नेचर करवाते हैं ना, जब क्वेश्चन पेपर खोलते हैं कि आओ 2 लोग सिग्नेचर करो कि सील पैक था, ऐसा था, वो था। ऐसे प्रश्न पत्र या उसकी किसी भाग, ये लिखा हुआ कहीं, ये किताब जब हम खरीद के लाते हैं उस पर भी लिखा हुआ, या उसकी प्रति खोलना, प्रकट करना, प्राप्त करना, या उसका प्रयास करना, हल करना आदि सब ऊपर वाली बात। और परीक्षा कोई गोपनीय सूचना, जैसे गोपनीय सूचना से सिर्फ संबंधित है, देना या गोपनीय सूचना देने का वचन देना कि वो इस किताब से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बनेंगे, राष्ट्रपति के जो इस बार जो फैक्ट वाला सेक्शन आर्टिकल वाला वहाँ से सवाल आएगा, मिलान करवाने वाला, थोड़ा देख लेना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो इस परीक्षा के कार्य में लगे हुए हैं वो। चलिए, ये तो हो गया प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर। अब है परीक्षा कार्य में जो लगे हुए हैं उसके द्वारा प्रकटन की रोकथाम। जो मैं इसको एग्जामिनर से ले रहा हूं, जो लोग परीक्षा को करवाने के कार्य में इंडल्ज है, जो लगे हुए हैं, जो कार्य करने के लिए जिनको ऑथराइज किया गया है, वो क्या क्या नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित किसी भी कार्य में न्यस्त है, मतलब लगा हुआ है, सिवाय उस दशा के जहां वह ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात हो, ऐसी सूचना या उसका भाग जो उसे इस प्रकार न्यस्त किए जाने कार्य के आधार पर जानकारी में आया हो, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसे प्रकट नहीं करेगा या करवाएगा, नहीं बताएगा। मान लो कोई कि पेपर सेटर है, जिसको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी है, तो वो किसी को बताएगा नहीं। ये बात यहाँ पे 5 में लिखी हुई है, एग्जामिनर बीच में आ गया 5 में, वो लीक नहीं करेगा क्वेश्चन पेपर, बात यहाँ पे है। क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं करेगा। अब 6 में ओएमआर सीट की बात आ जाएगी, आसान है तो। ओएमआर सीट मतलब प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र या ओएमआर सीट का किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। तभी ये परीक्षार्थियों के लिए भी होता है, एग्जामिनर के लिए भी गेट बंद कर देते हैं कि भाई घंटी लगी को लेके भाग नहीं जाए, वरना रिजल्ट क्या देंगे, उसने प्रेजेंट दिखा रखा है, वो मार्कशीट है नहीं, चेक क्या करें, पास करना पड़ेगा मजबूरी में उसको। कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात नहीं, किसी सार्वजनिक परीक्षा में ऐसा प्रश्न पत्र या ओएमआर सीट या उसका कोई भाग किसी भी रूप में प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। वो बात रिपीट है, कोई कुछ भी चेंज नहीं किया है, एक ऊपर वाली लाइन को छोड़कर। कोई सूचना नहीं देगा जो उसके पास में है, तो ऐसे किसी बच्चे को नहीं बताएगा ऐसा करके कि इस बार शुरू वाले जो क्वेश्चन है 20, उनमें मैक्सिमम में सी आएगा, बी आएगा, डी आएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो बोला जाता है कि आप 100 क्वेश्चन है तो इस रेशियो में रखें कि 25 लगभग 20 से 25 के उत्तर ए हो, लगभग 20 से 25 के उत्तर बी हो, लगभग 20, ये रेशियो तो रखा ही जाता है, वरना तो कोई ए भर के आ जाए तो पास हो जाए, ऐसा होता है ना। तो वो एक लगभग रेशियो रखा जाता है। तभी हम कई बार बता दें कि तुक्का लगाना तो कैसे लगाए, पहले ओएमआर सीट में गिन ले। अब पॉसिबल नहीं रहा आजकल कि गिन ले भाई, सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन से आ गए, ये सीका आने वाला ज्यादा भरा हुआ है, तो कम से कम तुक्का लगाएं, तो सीखा तो नहीं लगाएं क्योंकि वो तो लगभग सेट हो गया ना क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है। अब ये नहीं लगेंगे, ये केवल पहले बताते थे ऐसे लग जाते थे, अब कुछ नहीं लगेगा। ये देखिए, कृपया माता पिता, अभिभावक और जो परीक्षार्थी के साथ में आए हो परीक्षा केंद्र से दूर जाके अपना झोला रख के बैठ जाएं, साथ में पास नहीं आ जाएं। साथ में साथ वाले जो है उनकी बात है, अर्थात परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त नहीं है, मतलब जो एग्जाम की ड्यूटी से संबंधित नहीं है, परीक्षार्थी नहीं है, वो तो सार्वजनिक परीक्षा के संचालन के कार्यों में लगा हुआ ही नहीं है, अथवा जो परीक्षार्थी भी नहीं है, वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। माता पिता कृपया बाहर जाके दूर वाले पार्क में जाके बैठ जाएं, साथ में नहीं बैठे परीक्षा केंद्र में आकर, तो साथ में परीक्षा केंद्र की बात है। तो ये हो गया साथ, ये केंद्र, साथ में परीक्षा केंद्र। चलिए 8 में ऐसा लिख सकते हैं कि देखो
एक्चुअली यहाँ पे लिखा कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। कि जैसे कोई एग्जाम सेंटर अलॉट हो गया है, परीक्षा वहीं होगी, किसी दूसरी जगह पे नहीं होगी। जो परीक्षा केंद्र नियत किया गया है, कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा संबंधित कार्य नेक्स्ट है जो उसमें लगा हुआ है, परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैंने नया नया मकान बनाया, इस बात तो स्कूल में नहीं करके वहाँ घर पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चों को चाय वाय भी पिला देंगे, वहाँ करवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 0 मतलब 08 को ये प्लेस है तो यहीं पे परीक्षा कराएंगे, यहाँ नहीं करवाएंगे, ऐसे याद रख लो। चलिए, तो 8 में परीक्षा केंद्र की बात है। यह परीक्षा केंद्र से संलग्न, यही 8 में भी परीक्षा केंद्र ही है लगभग, कोई दूसरा स्थान उपयोग नहीं करेंगे। मैं 2 में परीक्षा केंद्र लिखता हूं। अब आते हैं हम 9 की तरफ। 9 को 9 से याद करेंगे। नो एक्चुअली इसको आप चाहे नहीं पढ़े तो भी चलेगा आराम से। एक बार मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या अदर देन अदर, कोई भी, या तो प्रबंध तंत्र या संस्था या अन्य द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए, कोई बाबू हो स्कूल का, कोई चपरासी हो या मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल हो या इन्विजिलेटर हो, जो भी हो, उनसे संबंधित अपराध की बात है। तो देखिए, जब कभी प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, कोई भी अपराध, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के कारोबार का प्रभारी था, उस स्कूल से जुड़ा हुआ था, वो जहां पे परीक्षा हो रही है, या अन्य कोई भी ऐसा कार्य करो जो स्कूल या प्रबंध तंत्र से जुड़ा हुआ हो, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी अन्य किसी अपराध के दोषी समझे जाएंगे और स्वयं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायी होंगे, तदनुसार दंडित भी किए जाएंगे। स्कूल से वो कैसे भी एसोसिएटेड हो परीक्षा संचालन संबंधित, चाहे उनके पास में सीमित दायित्व हो, चाहे वो चाय पकड़ाने वाला ही क्यों ना हो, जो क्लासरूम में जाके आपको पानी पिलाता बीच बीच में, चाहे वो ही क्यों ना हो, परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वे साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया हो। ये साबित खुद को करना पड़ता है। ये कितनी मजे की बात है। देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी कानून की जानकारी रखते हैं तो हम बोलते हैं यार ये जो बेसिकली कानून है, इसमें भाई 2 तरह के अपराध है। एक, ये मैं SC/ST का एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा तो आपको लो में नहीं उलझाऊंगा। जैसे किसी पर मुकदमा होता है, कहते हैं कि वो केस में फंसा देंगे, SC/ST वाला नाम बोलते हैं पॉपुलरली, उसमें आप पे मुकदमा होगा तो खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। वहाँ दूसरा सिद्ध करता है, यहाँ खुद को सिद्ध करना पड़ेगा सर मैं निर्दोष हूँ, यहाँ खुद को सिद्ध करना पड़ेगा कि सर मैं निर्दोष हूँ। तो बहुत स्ट्रिंजेंट है, कठोर है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल आगे आएगा। अभी देखिए आप, इसलिए कठोर हो गया। अभी तक आपको बहुत कठोरता लग नहीं रही है, अब आएंगी कठोरताएं। खुद को साबित करना पड़ेगा कि सर मैं स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ड्यूटी थी उस दिन एग्जाम में, पर CCTV कैमराज आप चेक कीजिए, जो भी कुछ, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि सर मैं इसमें इंडल्ज नहीं हूँ, उसको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा। यहां पे दंडित किए जाएंगे। अगर ये दोषी है तो बाकी सबको दंडित यहां पे लिखा 10 में। अब यहां पे 10 बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, दंड मिलेगा। और 10 का मतलब 10 से 1 कम कर देंगे, अभी समझ में आ जाएगा। शास्तियां, जुर्माने, तो यहां जो 10-9 में तो आपको समझ में आ गया कि सारे जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट में, उन सबको सजाएं। मैं प्रबंध लिख देता हूं, मैनेजमेंट लिख देता हूं, नो मैनेजमेंट, प्रबंध तंत्र, नो मैनेजमेंट। इसका मतलब है चाहे वो संस्था प्रधान हो, चाहे वो कोई और जुड़ा हुआ हो, जो सारे नो के नो लोग मैनेजमेंट वाले लपेटे में आएंगे अगर उन्होंने गलत किया है। खुद सिद्ध कर दो कि सर मैं इसमें इंडल्ज नहीं था, बच जाओगे। अब देखिए 10 में, ये याद रखना है, यही इसको स्ट्रिंजेंट बनाता है। इसमें दंड है, देखो ऐसे याद कर लो, 10 ऐसे लिखते हैं और दंड को ऐसे लिखते हैं, तो 10 में दंड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेनल्टी क्या क्या, देखिए पूरा पढ़ते हैं मजा आएगा। इसको मैंने फिर और ऐसे कैटेगराइज कर लिया कि इसको 2 भागों में बांट के देख लेंगे। 10 में यहीं पे इसको बड़ा कर देते हैं, 10
12-13 के बाद में एक एक लाइन की है, 2 मिनट में हो जाएंगी। 10 में दंड, दंड 2 लोगों को दिया गया है। एक तो परीक्षार्थी को, मतलब ऐसा नहीं कि परीक्षा देने जाएंगे तो दंड मिल जाएगा, नहीं, वो आप गलत करेंगे तो। और एक अन्य जो पेपर लीक करवाते, और तो 2 लोगों को दंड का प्रावधान है। 2 प्रकार का दंड का प्रावधान है। एक तो जेल लिखता हूं मैं सामान्य, और एक लिखता हूं अमाउंट पैसे। अन्य के भी 2 ही, जेल और पैसे। यहां पे देखिए, इसको थोड़ी सी ढील दी गई है परीक्षार्थी को, इनको ढील नहीं दी गई। बहुत कठोरतम पैसे की सजा है, करोड़ों में है ये सजा। तो परीक्षार्थी को थोड़ा ये कम किया गया है, उसको इधर बहुत ज्यादा किया गया। अभी समझ में आ जाएगा। तो 10 में समझ में आ गया। 10 में दंड है, परीक्षार्थी और अन्य। देखो ध्यान से पढ़ते चलेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2(च)(1) क्या थी? च में अनुचित साधन वाला एक परीक्षार्थी एक अन्य के अधीन यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसी अवधि के लिए ऐसे कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा। तो अगर सजा की बात करें तो जो परीक्षार्थी है, परीक्षार्थी, उसको 3 साल सजा मिलेगी। और ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, तो इसका 1 लाख ये आ सकता है परीक्षा में। परीक्षार्थी को 3 साल तो जेल में, 1 लाख का जुर्माना। पर इतने दे पाएंगे? घर वाले पढ़ने के लिए भेजे थे, वो गलत करने लग गया। 1 लाख रुपए जुर्माना, इसका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं था, नौकरी लगना था, गलत तरीके से, दंड नहीं होगा। और जुर्माना अगर ये कहेगी 1 लाख रुपए नहीं है, तो फिर ये 9 महीने तक, 9 मास तक इसकी सजा और बढ़ जाएगी। ऐसा होता है कई बार, ये कहेगी सर मेरे पास तो पैसे से 1 रुपया नहीं है, जहर खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 3 साल की आपकी जेल है, 9 महीने और, मतलब 3 साल 9 महीने जेल में रहो, 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपके 9 महीने की वैल्यू 1 लाख रुपए यहाँ पे बन रही है। ठीक, परीक्षा में आएगा, बहुत कंफ्यूजन में आपको ये ला सकता है कि कितनी सजा क्या है। मैंने वापस बता दिया, जुर्माना है परीक्षार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए 3 वर्ष तक, उसका 1 2 3, 1 2 और 3 कह देना कि हम बोलते हैं ना हमारा तो 1 2 3 हो गया भाई, 3 साल जेल होगी। और 1 क्या है यहाँ पे? 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख 1 लाख का इसका फाइन है, 3 साल का इम्प्रिजमेंट है, नहीं सजा काटना है तो 9 महीने नहीं पैसा देता, 9 महीने एक्स्ट्रा जेल में रह जाएगा। ये तो हुआ स्टूडेंट के लिए सजा। अब देखिए, ये देखिए कितना कठोर है। इसको 2023 में संशोधित किया। सवाल ऐसा आ जाए कि कौन सी धारा में संशोधन हुआ 2023 में? तो इसी में हुआ है। अब पता लग गया 10 वाली में। अब परीक्षार्थी को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति, चाहे वह सार्वजनिक परीक्षा संचालन करने के करते हुए के लिए न्यस्त या प्राधिकृत किया गया हो या नहीं, कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र में, अन्यथा धारा 2(च) अनुचित साधन वाली, जो सेकंड में च को 2 भागों में बांटा था, अनुचित साधन एक स्टूडेंट करे है, एक कोई अन्य करे, कोई पेपर सोल्व करने वाला, यथा परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त है या लिप्त होने का प्रयत्न करता है, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करता है, दोनों में से बाती। कारावास की अवधि क्या है? उसको डाल रहे थे स्टूडेंट को 3 साल के लिए, इसको 5 वर्ष से तो कम की नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष के कारावास की हो सकती है, अमेंड नहीं है। अब तो आजीवन कारावास है प्लस जुर्माना, जो 10 लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा। और अगर जुर्माना नहीं दे
अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। ये थोड़ा सा और कठोर कर देना चाहिए था। कैसे कि यहां ऐसा लिख देना चाहिए था कि भाई कोई उसको और कठोर, 2 की बजाय वो कहेगा कि मैं 10 करोड़ क्यों दूंगा, मैं 2 साल जेल में रह जाऊंगा। समझ में आ गई क्या बात है? थोड़ा और, हालांकि बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है, लाइफ इंप्रिजमेंट तक उसको मिल रहा है। ऐसा न्यायालय चाहे तो इस सजा को कुछ कम कर सकता है, अवधि को लगे कि विशेष कारणों से तो उस कमी की जा सकती है। ठीक है, अब सजा विजाई दे दी, 10 में दंड हो गया, दंड को 2 भाग में बांट लिया, एक स्टूडेंट का दंड हो गया, एक अन्य का दंड हो गया। अब 11 में क्या है? 11 में देखो, 11 नंबर वाली गाड़ी उल्टे पैर घर भेज देंगे उसको, चल चल के पैरों पर, कि भाई डिबार कर दिया तुम्हें। इसका मतलब 11 में क्या है? 2 सिद्धि पर विवर्जन, इसका मतलब डिबार कर देना परीक्षा से। कोई भी परीक्षार्थी विशेष अधिनियम के उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा गया 2 वर्ष के लिए, उसको परीक्षा से वंचित कर दें, कोई परीक्षा आप नहीं दे पाओगे, है ना, डिबार कर देते हैं। ऐसे याद कर लो इसको, 11 में डिबार है, इनके बीच में प्लस लगा तो 2 साल ही बनते हैं। सजा 3 साल की थी, जुर्माना 1 लाख था, डिबार उसको कर रहे हैं 2 वर्ष के लिए, और ये 11 में लिखा हो तो 11 में डिबार कर रहे हैं, 11 में डिबार कर देना मतलब परीक्षा से वंचित कर देना, वंचित। और कितने साल के लिए ये सवाल आए तो आप बता देना, 1 और 1 2 साल। अब 12 में आते हैं, ऐसे ही नहीं, उसकी संपत्ति का भी 12वां करेंगे। 2 वर्ड लिखे हुए यहाँ पे, एक होता है संपत्ति को अटैच करना और एक होता है संपत्ति को कॉन्फिस्केट, जब्त करना। अटैच तब होती है जब जांच चल रही होती है, और जब तब होती है जब न्यायालय का आदेश आ जाता है। तो यहां पे लिखा हुआ संपत्ति की एक तो कुर्की लिखी हुई है और एक अधिहरण लिखा हुआ है। कहते हैं संपत्ति अटैच हो गई, दोनों काम होंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, कहते हैं बुलडोजर चला दिया घर पे, मकान तोड़ दिया, वो पेपर लीक में था, ये उनके नाम आते हैं ना, भाम्बू, ढाका, ऐसे कई सारे नाम आपने भी इन सालों में खूब सुने होंगे। अपराध के किन्हीं धारित करता है, कब्जे में नहीं रखेगा। देखिए, इस अधिनियम के अधीन कारित किए गए अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी भी अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति कि उसने इस प्रकार से प्राप्त कर ली, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से उसने प्राप्त कर ली हो तो संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। जब भी ये इस प्रकार से काम करता है तो अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण या कुर्की 48 घंटे के भीतर अभित न्यायालय को समक्ष सूचना दे देगा। ये अभित न्यायालय द्वारा निर्भर करेगा कि वो संपत्ति कुर्की की पुष्टि करता है, उसको रद्द करता है। परंतु अभित न्यायालय जब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है अभ्यावेदन का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जब फाइनल न्यायालय का आदेश आएगा तभी वो वापस पिटीशन डाल सकता है। जहां अभियुक्त इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो अभित न्यायालय किसी दंड के निर्णय के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि आदेश में निर्दिष्ट किसी अभियुक्त से संबंधित किसी विलंगमों से मुक्त कोई भी चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्ति राज्य सरकार की समझ ली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी राज्य सरकार की हो जाएगी। इसको आप ऐसे में समझाओ कि जैसे 12 में उसकी प्रॉपर्टी का 12वां कर रहे हैं, उसके लिए क्या नियम है? संपत्ति 2 प्रकार से, या तो उसकी कॉन्फिस्केट जब्त कर ले, कुर्की हो जाए, अटैच हो जाए या कॉन्फिस्केट हो जाए। इसको आप बहुत टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लो। उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जब्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अधिकारी जाएगा, ऑफिसर संपत्ति अटैच करने वाला, वो उसकी संपत्ति को कुर्क कर देगा, रोक देगा कि अब ये ना बिकेगी ना, और जो भी कुछ है। आदेश आ गया, इसका एक प्रति उस संबंधित व्यक्ति को देंगे, अदरवाइज तो वो सीधा मुकदमा कर देना जाके। एक्चुअली क्या होता है, जब भी अधिकारी संपत्ति अटैच करने जाते हैं तो निश्चित फॉर्मेट में नीचे सिग्नेचर कराते हैं, ये घर है, घर में ये संपत्ति थी। वो कहेगी मेरी तो घर पे ना 5 एप्पल के लैपटॉप रखे हुए थे, इन्होंने ले लिए, नहीं, वो पूरा पड़ेगा कि ये घर पे था, नीचे सिग्नेचर। ऐसे अचल संपत्ति इतने वर्ग गज की ये है, उस पर उसके सिग्नेचर, उसकी फोटोकॉपी, एक प्रति उस संबंधित व्यक्ति को दे दी जाती है कि कल को दावा नहीं कर दे कि सर ये आए और ये लूट के ले गए घर को। और
जो अधिकारी उस संपत्ति को अटैच कराओ 48 आवर्स में, 48 घंटे वाला याद रखना है, न्यायालय में दे देगा कि सर हमने इसकी ये प्रॉपर्टी अटैच करी है। अब न्यायालय के पास में दो ऑप्शंस होते हैं असल में, देखिए गहराई में बहुत नहीं जाना है वरना आप इसको और भूल जाओगे। ये या तो इसको कहे यस ठीक किया, ये कहे कि नहीं लौटाओ उसको वापस संपत्ति को। जब तक न्यायालय का फाइनल आदेश नहीं आता तब तक जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है वो न्यायालय में अप्रोच नहीं कर सकता कि सर ये इन्होंने गलत किया है। वो न्यायालय का आदेश आपको होता है लेट तक आते हैं अपने यहाँ पे। बहरहाल 12 में याद रखना संपत्ति का 12वां कर रहे हैं उसकी का। चलो ये हो गया, इसको छोड़ दो, छोड़ दो क्या, ये आपने कर लिया। बहुत अब देखो ये 5 धारा एक लाइन में लिखी हुई है। 13 समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व। यदि प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदार कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 10 जुर्माना की धारा 2 के अधीन अपराध का दोषी पाया जाए तो प्रबंध तंत्र या संस्था सीमित दायित्व भागीदार या किसी अन्य अभिहित न्यायालय द्वारा अधिकारित समस्त लागत व्यय का संदाय करने के लिए दायी होंगे। अगर मान लो आपने पेपर आउट करवा दिया या जो भी आप इसमें इन्वॉल्व थे, आपका इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार था, तो परीक्षा करवाने में लाखों रुपए का खर्चा होता है, तो जितना खर्चा लगा है उस परीक्षा को आपसे वहन किया जाएगा। ये 13 में खर्चा 13 है, जितना चाहे उतना करवा ले। तो 12 में तो संपत्ति की बात आ गई और 13 में तेरी संपत्ति। 13 में 13 वे लगेगा, वो 13 स्कूल से ही लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं स्कूल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी जो इन्वॉल्व है उन्हीं से चार्ज किया जाएगा। ये इस कानून को और कठोर बना रहा है। अपराधों का संज्ञेय होना, सो मोटो ले लेंगे, अजमानतीय और अशमनीय, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है, ना तो कोई बेल इसमें मिलती है आपको, आप मर्डर करके बाहर आ सकते हैं, पेपर आउट करा के बाहर नहीं आ सकते आप। जमानत नहीं मिलेगी, कोग्निजेबल ऑफेंस होगा है, संज्ञान लिया जा सकता है इस पर। नॉन कंपाउंडेबल कि सर मैं कई बार कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं कि कुछ अमाउंट देके सेटलमेंट जो होता है, इसमें कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई बेल नहीं है और कोग्निजेबल है। भारत में जो रेप केसेस है उस मामले में ऐसा देखने को मिलता है, बाकी मर्डर में किसी में ऐसा नहीं है। तो अब देखिए कितना कठोर है कि एक ने मर्डर किया और एक ने पेपर आउट करवाया। मर्डर वाला थोड़े दिन में बेल पे बाहर आ सकता है, थोड़े दिन में ही, ये नहीं आ सकता। तो ये 14 में लिखा हुआ है, तो ये 14 का तो धारा में याद रखना ही पड़ेगा। नॉन बेलेबल है, नॉन कोग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, तीनों वर्ड याद रखेंगे। ए याद रखना, ये जमानती दे देगा परीक्षा में कि ये अपराध जमानती होगी, जमानत नहीं मिलती है इसमें। संज्ञेय कोग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल इसमें आप समझौता नहीं कर सकते, ये 14 में लिखा हुआ। 15 देखो, अब ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। 15 में अपराधों का अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब जांच, तो ऐसे नहीं कि साहब कोई कांस्टेबल हेड कांस्टेबल करेंगे, एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी ही इसकी जांच करेगा ऐसे अपराध की। जैसे SC ST का कोई मुकदमा होता था वहां पे DSP रैंक लिखा हुआ है, डिप्टी साहब ही जांच करते हैं अगर कोई SC ST का मुकदमा आ गया इस प्रकार का। यहां DSP भी नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ये ASP रैंक का अधिकारी। अब यहां SP दिखेगा, परीक्षा में नहीं करना है। पुलिस उपाधीक्षक रैंक दिखेगा, नहीं करना है। ASP रैंक का अधिकारी करेगा, याद रखेंगे इस बात को। परीक्षा में कुछ चीजें अगर सिली मिस्टेक से गड़बड़ होगी तो ओरिजिनल एक्ट लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब खत्म हो गया और एग्जामिनर यकीन मानिए बहुत आसान देगा यहां से। तो ये एडिशनल SP रैंक का अधिकारी ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में ये 3 बातें लिखी गई हैं कि अजमानतीय है, ये कटारा वटारा जो जेल में है जमानत के लिए, इसलिए तो इनकी याचिकाएं खारिज हो रही है और हो रही है क्योंकि बहुत कठोर कानून है। 15 में अधिकारी लिखा हुआ ASP। 16 में देखिए इसमें ऐसा कहा गया है कि न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले कि चाहे तो या अभी डेजिग्नेटेड कोर्ट होंगे, स्पेशल कोर्ट में ऐसे मामले चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ, दंड प्रक्रिया संहिता चूंकि पुराना है, अब BNS लागू है 73 तत्समय पर किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत बात की होती है इस अधिनियम
के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा, सामान्य कोर्ट में नहीं। ऐसे मामले आते हैं तो उनके लिए स्पेशल जो डेजिग्नेट होते हैं कि इस न्यायालय में मामला चलेगा। न्यायालय की बात 16 में लिखी गई है, तो 16 में न्यायालय की बात है। 17 की बात करते हैं। 17 पर बहुत बड़ा खतरा है। अब 3 ही और बचे हैं, याद हो जाएंगे। 17 में देखते हैं, अभिहित न्यायालय द्वारा नियुक्त करने की शक्ति। राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राजपत्र अधिसूचना द्वारा सेशन न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जिससे वह इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए विचारण समझे। 17 में भी खतरा है। इसमें लिखा गया कि राज्य सरकार जो है, ये सवाल आए तो याद रखना, राज्य सरकार कंसल्ट किससे करेगी? सीजे मतलब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट का। और उसके बाद में जो सेशन न्यायालय है, सेशन कोर्ट, अलग से तो कोर्ट कहां से बनेंगे, तो जो सेशन कोर्ट है उन्हीं को डेजिग्नेट कर देंगे कि आप ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। क्योंकि ऊपर क्या लिख दिया, अभिहित न्यायालय, ऐसे अलग से कोर्ट थोड़ी बनेंगे, तो इन्हीं न्यायालय को डेजिग्नेट कर देंगे कि ये न्यायालय सेशन कोर्ट है, वो डेजिग्नेटेड है इस मामले की सुनवाई करने के लिए। तो 17 पर खतरा है, सेशन कोर्ट की बात है। अब बात करते हैं 18 पे। अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय पर किसी भी अन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त उनके, ठीक है, कोई खास बात नहीं। इसका मतलब कोई भी अदर, वापस पढ़े तो कोई भी अदर लो है, इस अधिनियम के जो उपबंध है तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में। इसका मतलब ये है कि कोई भी अन्य लो अगर ऐसा चल रहा है, सरकार हो सकता है कि थोड़ी दिन बाद में ऐसा कोई और कानून बना दे, तो ये कह रहा कि ये अतिरिक्त होंगे, मतलब ये तो रहेंगे, सरकार चाहे तो और रूल भी बना दे, तो इसका अल्पीकरण, इनको कम नहीं करने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा कानून है जो टकरा रहा है तो ये कम नहीं होंगे, ये रहेंगे ऐसे कैसे। तो 18 में है अल्पीकरण की बात, सवाल नहीं आएगा। कोई और कानून बना दिया, कल कोई इसे टकरा रहा तो कहेंगे इसको कमजोर कर दे, नहीं ये ऐसा ही रहेगा। 19 कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति। ये हर एक्ट में लिखते हैं लास्ट की 2 बातें। कौन करता है भाई? अगर कोई कठिनाई आती है कि इसको कैसे लागू करें, तो उसके लिए राज्य सरकार, बस इतना याद रखना कि कठिनाइयां दूर राज्य सरकार करेगी। और इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ में 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है कि इसको कैसे लागू करें, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो। कोई ऐसा मान लो है राजस्थान में कि जो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करने का विरोध कर रहा हो, मतलब ऐसा कोई कानून है, अब तो टकरा रहे हैं दोनों एक्ट, तो राज्य सरकार उसका निराकरण कर देगी कि हाँ भाई ये कानून यथोपरि रहेगा। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन में रखा जाएगा, और अधिनियम के प्रारंभ में 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, जल्दी कर लिया जाएगा, विधानमंडल में से कानून को रखा जाएगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ये बात है 19 की। 19 में कठिनाई है, ये याद, चूंकि ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, सवाल नहीं पूछे जाएंगे इसलिए कठिनाई। और अंतिम धारा क्या कहती है? ये लगभग कानून में लिखा होता नियम बनाने की शक्ति। तो कौन बनाएगा नियम? राज्य सरकार बनाएगी। तो ये नियम राज्य सरकार, जो राज्य सरकार को लगता है नियम बना लेगी। इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र विधानमंडल के सदन में रखे जाएंगे। जब वो सत्र में है 14 दिवस के न्यून काल अवधि के लिए, जो एक सत्र में या 2 उत्तरोत्तर, वही कानून के बाद जो आरपीएससी पढ़ते हैं कि वहां पे रखा जाएगा कम से कम 14 दिन की अवधि वाली पीरियड। और यदि उन सत्रों की जिसमें वह प्रकार रखे जाते ठीक अगले सत्र की समाप्ति राज्य विधान, इसको आप कट्टा मारो नहीं करना है। 20 को इतना याद रखा, नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार। तो 20 में राज्य सरकार। ये आपके टोटल 20 नियम हो गए। समझ में आ गई बात? ये याद करना आपको अच्छे से। शुरुआत जहां से की वहां से लगा के 4 तो स्लाइड बनी है अपनी। पहले में
हमने ये बात करी कि इसका गजट में नोटिफिकेशन कब हुआ, गवर्नर ने साइन कब किए, 5 तारीख को, गजट में आया 6 तारीख को और लागू हो गया 12 तारीख को। 5, 6, 12 2022 का एक्ट है। 20 धाराएं, 2 अनुसूचियां हैं। अब ये धारा 2 जो है, धारा पहली क्या थी कि ये संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। पहली बात तो शॉर्ट नाम क्या होगा और प्रारंभ कब से होगा, तो प्रारंभ राजपत्र में आ जाएगा, तब से 6 तारीख की बात है, संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा। शॉर्ट नाम क्या होगा, वही 2022। धारा 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 परिभाषाएं अभी याद हो जाएंगी। कैसे कबूतर परीक्षा का संचालन। 2 में ख प्राधिकारी जो कि अनुसूची 1 में भी लिखे हुए। 3 में ग से गया, कहां पे गया, परीक्षा केंद्र में गया। 4 का मतलब यहां पे है ग के बाद में घड़ी, घड़ी घूमती है परीक्षार्थी की। फिर अड़ मतलब 5वां ऑप्शन परीक्षा। 6 अनुचित साधन। 6 अन्य सारी बातें। ये हो गया यहां पे। 5 में वो अनुचित साधन नहीं आएंगे, धारा 3 में। 3 को अनुचित साधन, 4 में प्रश्न पत्र, 5 में एग्जामिनर, 6 में वो मार्कशीट। याद कर लो भाई, ऐसे अनुचित साधन आ गया। 4 को प्रश्न पत्र से मिलाया था, 5 में एग्जामिनर बीच में घुसकर आ गया, तो 6 में वो मार्कशीट आ गई। कुछ भी नहीं आएगा यहां से परीक्षा में। 7 में वो परीक्षा केंद्र है, घर वालों को परीक्षा केंद्र से दूर रखना है। 8 में जहां परीक्षा केंद्र डेजिग्नेटेड वहीं कराएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं करवा लेंगे। 9 में मैनेजमेंट, अगर कोई गलती है तो मैनेजमेंट सारा लपेटे में आ जाएगा। 10 में दंड दे देंगे। दंड भी 2 प्रकार के, परीक्षार्थी के लिए अलग से दंड होगा, अन्य के लिए अलग से दंड होगा। उसका जो दंड है वो बेसिकली 3 वर्ष के लिए और 1 लाख का जुर्माना, नहीं भरता तो फिर 9 महीने एक्स्ट्रा, और उसके लिए लाइफ इंप्रिजमेंट तक का प्रावधान किया गया है और 10 करोड़ तक के दंड का प्रावधान किया गया है। नहीं दंड देता तो 2 वर्ष। और 11 में वंचित कर देंगे परीक्षा से। बताओ कितने दिन के लिए वंचित करेंगे उसको, 2 साल के लिए। 12 में उसकी वही संपत्ति का 12वां कर देंगे, चल जो संपत्ति है। 13 में अगर पेपर आउट करवाया 13 तो वसूली 13 होगी पूरी। 14 में ये अपराध जो होगा वो नॉन कंपाउंडेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, कोग्निजेबल होगा। 15 में जांच एएसपी रैंक का अधिकारी करेगा। 16 में कोर्ट की बात की गई है। 17 पे राज्य सरकार है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट कर देगी। 18 में अल्पीकीकरण की बात की गई कि अन्य कानून इससे टकराता तो अल्पीकीकरण नहीं लागू। 19 में कोई भी कठिनाई आती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और नियम कौन बनाएगा, 20 में राज्य सरकार नियम बनाएगी। इससे संबंधित अब जो सवाल आएगा वो पूरे सही है। हम ऐसे बहुत सारे आरएस प्रीलिम्स में जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं और जो बहुत कठिनाई पैदा करते हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये ओरिजिनल एक्ट आपको आ गया, पीडीएफ नीचे टेलीग्राम पे इसी एक्ट की डाल देंगे, चाहेंगे तो इसको भी हम डाल देंगे, ताकि आप बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं।